चलिए तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आपका चैप्टर है। हालांकि आपके सर ने काफी चीजें आपको पढ़ाई हैं, लेकिन हम एक बार नए सिरे से इसको रिवाइज करा देते हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनालिटी क्या है। देखिए, पर्सनालिटी का अगर लिटरल मीनिंग आप देखें तो पर्सनालिटी का मतलब होता है एक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो बहुत सी चीजों को मिल करके बना होता है। सिर्फ किसी व्यक्ति को देख करके उसके व्यक्तित्व को जज नहीं किया जा सकता। तो पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत सारी चीजों को मिला के बनी होती है, जिसमें से क्या क्या चीजें होती हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रेट्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स दैट डिफाइन अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति का पूरा बिहेवियर, उसकी ट्रेट मतलब कि वो किस तरीके का उसका आचरण है और क्या एटीट्यूड है उसका, ये सब चीजों को मिला करके ही उसका पर्सनालिटी बनता है। ये एक लैटिन वर्ड है पर्सनालिटी, जिसको कि लैटिन में बोलते हैं पर्सोना। जिसका मतलब ये है कि पर्सोना एक तरीके का मास्क होता है जो लोग अलग अलग तरीके की मतलब रोल्स को प्ले करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ड्रामा वगैरह आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ड्रामा में लोग हीरो का भी रोल प्ले कर रहे हैं और विलेन का भी प्ले कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो उसके पर्सोना को अपने ऊपर लाद लेते हैं। तो कोई भी पर्सोना एक तरीके का मास्क होता है जो लोग पहनते हैं। अब ये कुछ नेचुरल भी होता है, कुछ लोग जो है इसको ज्यादा मतलब दो तीन तरीके की पर्सनालिटी भी उनके अंदर होती है। पर केवल अगर पर्सनालिटी की बात कही जाए तो वो एक ओवरऑल वियर किया हुआ एक मास्क नहीं हो सकता, वो और भी बहुत सारी चीजें इससे आगे होती हैं। जैसे किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम यदि हम लें तो हम कहते हैं कि भाई उसकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें कि मान लीजिए अमिताभ बच्चन है। ज्यादातर लोग उसकी पर्सनैलिटी से, उसके व्यक्तित्व से इम्प्रेस्ड होते हैं। तो उसकी जो इम्प्रेशन बनता है उनका, वो इम्प्रेशन उनका किस चीज को मिला के बन रहा है? सिर्फ एक चीज को मिला के नहीं बन रहा। उनका इम्प्रेशन जब बनता है तो उनकी जो एक्टिंग की स्किल्स हैं वो भी उस इम्प्रेशन में शामिल है। उनकी जो आवाज है वो भी शामिल है। उनकी फिटनेस की स्टेज में भी वो इतने फिट हैं। और जिस तरीके के रोल्स वो सिलेक्ट करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं और किस पैशन के साथ वो जुड़े रहते हैं, एंड उनका बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीजों को मिला करके उनका पर्सनालिटी बनता है। और उस पूरी चीजों के कॉम्बिनेशन से ही लोग इंप्रेस होते हैं। लोग इंप्रेस होते हैं कि देखिए, जब वो केबीसी को होस्ट करते हैं तो सामने वाली सीट पर चाहे किसी भी एज का पर्सन बैठा हो और किसी भी जेंडर का पर्सन बैठा हो, उनके व्यवहार में एक शालीनता, एक तरीके का मतलब बहुत ही ज्यादा वो कर्टियस होते हैं। ये उनका जो बिहेवियर है, फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल होते हैं, ऑनर तरीके से ऑनर दे करके उनको रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। बच्चों से भी वो बहुत तरीके से बात करते हैं, आप करके बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं उनकी, वो शामिल होती हैं उनकी पर्सनैलिटी में, और जो कि उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका बनाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब देखिए, वैसे तो पर्सनैलिटी एक नेचुरल चीज होती है। हमारा व्यक्तित्व नेचुरल है, क्योंकि हमें हमारे जेनेरिक इफेक्ट से, जो जेनेटिक हमारे वो हैं जीन्स हैं, उनसे हमें वो मिला है। लेकिन फिर भी इस पर्सनैलिटी को हम डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी कैपेसिटीज को इम्प्रूव करते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, अपने स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखते हैं। और जो भी हमारी कमियां हैं उनको दूर करके अपनी कमियों को अपनी कमजोरियों में बदलने की कोशिश करते हैं। तब हम कहते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे कि अगर हम अमिताभ बच्चन की ही बात करें, तो जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उनको दो चीजों की वजह से, वो जब पहले तो वो पायलट थे और वो बनना चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते थे। तो जब उन्होंने आने की कोशिश की और लोगों को अप्रोच किया, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज इतनी भारी है, कौन लेगा तुम्हें, तुम्हारी हीरो वाली वॉइस ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर जो हीरो चल रहे थे वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते थे और बड़े मतलब उनकी वॉइस अच्छी, एक कहना चाहिए कि मतलब भारी आवाज नहीं चाहिए थी उन्हें। प्लस उन्होंने कहा आपकी टांगे इतनी लंबी है, कौन लेगा, इतने लंबे हीरो की जरूरत नहीं, इतने दुबले पुतले लड़के की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी कमजोरी को, उसी आवाज को उन्होंने अपनी मतलब एक स्ट्रेंथ बनाया। और आज लोग उनकी आवाज के लिए कहते हैं कि भाई कितनी बढ़िया आवाज है, ऐसी आवाज होती नहीं है लोगों की। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वैसे ही हम सब भी ये काम कर सकते हैं। हालांकि इस चीज में पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुश्किल रास्ते से गुजरना होता है। और कई बार इसमें हमें फेलियर्स भी मिलते हैं।
लेकिन अगर आप इन फेलियर्स को क्रॉस करते जाते हैं, उन फेलियर्स से भी सीखते जाते हैं, तो एक दिन आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आप खुद अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई होते हैं। और लोग भी ये देख करके आपको एक समय के बाद कहना शुरू कर देते हैं कि भाई आप में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलप करना सभी का, और ये स्कोप सब में होता है। कोई ये बोल दे कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करनी है, आई डोंट नीड एनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। क्योंकि डेवलपमेंट का स्कोप सब में होता है, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, हम डेवलपमेंट कभी भी कर सकते हैं अपना। अगर एज एन इंडिविजुअल देखा जाए तो देखिए, हम सब में अपने अपने स्किल सेट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। कोई एक्टिंग अच्छी करता है, कोई सिंगिंग करता है, किसी का आईक्यू बहुत शार्प है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। सभी की अपनी अपनी पर्सनालिटीज होती हैं और उसमें अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। और अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, मल्टीफेसेटेड होते हैं। और अपनी पर्सनालिटी को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा हार्नेस दे रहे हैं, मतलब और इम्प्रोवाइजेशन पे जा रहे हैं। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एड्स to your capabilities and helps your dreams and aspirations turn into a realities। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तो इससे आपको आपके जो भी अपने टारगेट्स आपने बनाए हैं लाइफ के, आप जो सपने देख रहे हैं अपने लिए, उन टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं, उन सपनों को आप सच कर सकते हैं। To be a more charismatic person, you have to develop your inner self as well as your outer self। ज्यादा कैरिज्मेटिक मतलब एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनने के लिए जितना जरूरी अपना मतलब आउटर सेल्फ इंप्रूव करना है। कि लोग, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो कपड़े अच्छे पहनता है, देखो कितना डैशिंग लग रहा है ना, उसकी ड्रेसेस देखो वो कितनी स्मार्ट लगती है, या कितनी अच्छी मतलब उसकी ड्रेसेस हैं। तो देखिए, आउटर सेल्फ मैटर करता है, लुक्स मैटर करते हैं। कोई भी बंदा अगर हमारे सामने बहुत ही सीधा साधा एकदम शरीफ सा सिंपल सा है, तो शायद हमें लगेगा नहीं कि वो इतना ज्यादा, जब तक कि वो बोलेगा नहीं तब तक नहीं लगेगा कि वो इतना इंटेलिजेंट है ना। किसी का भी नाम हम ले सकते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो देखने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं, वो अपने जो भी उनका स्किल है उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो हम इम्प्रेस होते हैं कि देखिए ये तो कितने स्मार्ट है, पर या कितने इंटेलिजेंट है, या कितना इनको नॉलेज है, पर उनको देखने से नहीं पता चलता। तो लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लुक से जोड़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि भैया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब अच्छे शूज पहनो, अच्छी ड्रेसेस पहनो, बढ़िया ब्रांडेड घड़ी पहनो और बाल वाल ठीक करा लो, तो ग्रूमिंग हो गई, हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। लेकिन ये आउटर सेल्फ इंप्रूव करने से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आउटर और इनर दोनों का इंप्रूवमेंट जरूरी है। सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ियां या ब्रांडेड शूज या कोई भी मतलब अपना अटायर चेंज करने से हम एक अच्छी पर्सनालिटी वाले पर्सन नहीं बन सकते, हम ज्यादा इंप्रेसिव नहीं बन सकते। वो इंप्रेशन उतनी देर तक तो रह सकता है जब तक कि लोग दूर से हमें देख रहे हैं, और वो भी उन लोगों पर जो लोग सिर्फ लुक्स पे इंप्रेस होते हैं कि हाँ भाई ब्रांडेड क्लोथ्स पहने हैं तो वाकई में बड़ा इंप्रेसिव है, बहुत रिच होगा तभी तो ये पहना है इसने, या ब्रांडेड अगर वॉचेस हैं या शूज अच्छे हैं या कुछ है, तो दूर से देख करके तो लोग थोड़ा बहुत इंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं आया, हम अभी अंदर से वैसे ही हैं, तो जैसे ही हम अपनी बात करना शुरू करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी का जो भी इम्पैक्ट बना होगा वो खत्म हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है कि हमने सिर्फ थोड़ा सा आउटर सेल्फ इंप्रूव किया और हम पब्लिक में निकल गए और लोगों को हम इम्प्रेस करने चले गए, तो उससे हमारा इंप्रेशन ना केवल खराब बनेगा, बल्कि पहले का जो इंप्रेशन अच्छा बना था वो और बुरा हो जाएगा, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अनडिस्प्यूटेड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। लोग पर्सनैलिटी को डेवलप करना हर जगह चाहते हैं। अगर एक हाउसवाइफ है या अगर कोई बच्चा है जो भी प्रोफेशनल नहीं है, उसको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उतनी ही जरूरत है जितनी की एक प्रोफेशनल को है। क्योंकि यूजुअली हम सब लोग ये सोचते हैं कि जब हम पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, एकेडमिक्स हमारे अच्छे से हो जाएंगे, जब हम कुछ अपना अचीव करने के लिए तैयार होंगे, कोई एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो देखेंगे कि पर्सनालिटी इंप्रूव करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर लगता है कि इंप्रूव करनी चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे कोई कोर्स और हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सभी के लिए जरूरी है और किसी भी एज में जरूरी है। इसके लिए एक कोई एज बार नहीं है कि कम से कम इतनी एज आप क्रॉस करेंगे तब आपको पर्सनालिटी में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पर आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत होती है, डेवलप करने की जरूरत होती है। अब क्यों है
क्योंकि सबसे पहली बात तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम अपनी क्वालिटीज को जान पाते हैं कि भाई हम में क्या खासियतें हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इसके लिए सेल्फ एनालिसिस ही करेंगे। खुद को हम एक कहते हैं ना कि हम आत्मचिंतन करेंगे इस बारे में, अपने ही बारे में, कि हम में क्या क्वालिटीज हैं। और जब हम ये एनालिसिस करेंगे तो जान पाएंगे कि हम में क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इट एम्पावर्स यू टू मेक द राइट डिसीजन एंड टू चूज वाइजली। जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर चुके होंगे तो उससे हमें एक राइट ये मिलेगा कि हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, सही डिसीजंस ले सकते हैं। और अगर डिसीजन के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है तो उनमें से एक वाइज, एक विजडम के साथ हम अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं। इट बिल्ड्स दैट वन विनिंग क्वालिटी इन यू, दैट इज कॉन्फिडेंस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जो सबसे बड़ी चीज आपके पास आती है दैट इज कॉन्फिडेंस। और आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस होने से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में लोगों को मात दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर आप हैं तो कई बार ये कहा भी जाता है कि एक कॉन्फिडेंट बंदा होता है तो वो, अगर आप कॉन्फिडेंस से झूठ भी बोल रहे हैं तो लोगों को वो सच लगता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें, मगर इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट जब होते हैं तो लोग, आपके पास ये ताकत होती है कि लोगों को आप कन्विंस कर लें। आप जो बात कहेंगे लोग उससे कन्विंस हो सकते हैं। इट असिस्ट्स यू इन कम्युनिकेटिंग क्लियरली, कन्विंसिंगली एंड प्रिसाइजली। प्रिसाइजली मतलब आप जो भी बात कह रहे हैं उसको बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं जिससे कि लोगों के साथ बातचीत करने का आपका तरीका इंप्रूव होता है। और एक प्रोफेशनल फ्रंट पर अगर आप बहुत अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं, कन्विंसिंग है, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, और कम शब्दों में बातों को कहने की क्षमता आपके अंदर यदि है तो प्रोफेशनल फ्रंट पे वो पर्सन एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का पर्सन कंसिडर किया जाता है। अब वंस यू नो हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, अगर आपको ये पता है कि पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करना है, यूल बी सीन एज अ लीडर बाय योर पीयर्स एंड कलीग्स। अगर आप इस चीज की नॉलेज रखते हैं तो आप अपने ग्रुप में, पीयर का मतलब होता है ग्रुप, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्किल हो, आपके कजिन्स मतलब आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स हो, या आपके कलीग्स हो जो ऑफिस में आपके साथ काम कर रहे हैं, उन सब में वो आपको एक लीडर की तरह कंसिडर करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये जानते हैं कि किसी की भी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे एक पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ पर्सनालिटी, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में डिसीजन लेते हैं, हम कैसे इन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले लीव योर कंफर्ट जोन। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप उतने ही दायरे में रहेंगे जहां तक आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है और कितने सीमित हैं आपकी क्षमताएं, और आपको कितना दायरा बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप तो मजे से उतने में ही बैठे हैं जितना आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर के ही अपने हाउस होल्ड काम की बात देख लें, अगर हम घर का वही काम कर रहे हैं जो हमें करना आता है, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज रिपीटेडली करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर कोई नई स्किल बनी नहीं रही है। नई स्किल तो तब बनेगी ना जब आप घर में कोई ऐसा काम करना शुरू करें जो आपने कभी ट्राई ना किया हो। इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और तब आपने काम किया। तो उस जोन से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ठीक है, हम अपने कंफर्ट जोन में कोकून की तरह नहीं बैठे हुए हैं कि बस वहीं पर एक कूप पंडुक बन करके बैठे हैं और बस उतना ही कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आपको दुनिया को देखने की जरूरत है, पर दुनिया को देखने का मतलब ये नहीं कि एक बैग टांग लिया और चल दिए भाई घर पे, ठीक है आज हम अपना पासपोर्ट दे दो निकल रहे हैं बस दुनिया देखने जा रहे हैं। दुनिया देखने का मतलब ये है कि जितना एरिया अभी आप देख रहे हैं उससे बाहर निकले, अपने कंफर्ट जोन को लिमिट मत कीजिए। वो लिमिट कर देता है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है उतने में। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि नई चीजों को डिस्कवर नहीं कर पाते, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और उसके लिए सबसे पहले घर में, क्योंकि अभी आप सब घर में हैं, तो उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए जो आपने आज तक नहीं की। मगर इसका मतलब छत से छलांग लगाना नहीं है कि भैया छत से छलांग नहीं लगाई तो चलो आज ये छलांग लगा देते हैं। माने वो काम करने की कोशिश कीजिए। जैसे हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हों जो आज तक अपनी मदर को आपने हेल्प ना किया हो किसी घर के काम में, तो अगर नहीं किया है तो वो करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत उनको हेल्प कीजिए। हर चीज, हर टास्क हमको कुछ ना कुछ सिखाता है।
और हमारी लाइफ में सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे पर्सनालिटी में नए स्किल्स आते जाएंगे। अगर आपको खाने की टेबल लगानी नहीं आती है तो आप डाइनिंग टेबल लगाना सीखिए। कैसे एक डाइनिंग टेबल लगाई जाती है, लोग खाना खाने घर के आ रहे हैं, उसके पहले आप डाइनिंग टेबल प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको रात में सबके बेड लगाने हो तो सबके बेड लगा दीजिए। कितना ही टाइम लगता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स। बहुत सारे लोगों के घर में तब भी अगर आप सबके बेड अच्छे से बना देंगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। पहली चीज, आपने सीखा कि बेड कैसे बनाया जाता है, जो कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तब आपको ये सीखने मिलेगा। तो शुरू में थोड़ा अच्छे से नहीं लग पाएगा, लेकिन 2-4 दिन करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा, लोग आपको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपकी फैमिली आपको एक ऐसी नजर से देखना शुरू कर देगी कि हाँ भाई आप कुछ बढ़िया कर रहे हैं, वो थैंकफुल होंगे आपके लिए। तो ये सारी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और यही सब अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी तक हम नहीं ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम यू मीट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राई एंगेजिंग देम विद मोर। क्या होता है कि जब बहुत से लोग हमें दिखते हैं तो हम सबसे पहले उनसे बच जाते हैं। कम्युनिकेट नहीं करना, कॉन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना, पीछे हट जाओ। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करने लगे और हम उस टॉपिक का हिस्सा बन भी सकते हैं उस डिस्कशन का कि नहीं, पता नहीं। डिस्कशन का हिस्सा बनने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप बढ़ चढ़ के बोलें। डिस्कशन का पार्ट बनने आप सिर्फ अगर चुपचाप रह के उस डिस्कशन में हैं, आप सुन रहे हैं और उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने का एक हिस्सा ही है। तो आप उस हिस्से में रहें। आप कोई घर में कम्युनिकेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप उसका हिस्सा बने, चुपचाप सुने लोग क्या कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें और जहां जरूरत हो वहां अपनी राय दें। अदरवाइज आपको अपना मुंह खोलने की तब तक जरूरत नहीं जब तक कि लोग आपसे राय ना मांगे। डोंट स्टे इन द कॉर्नर और प्ले विद योर फोन। सिर्फ घर में बैठ करके कोने में पड़े रह करके हमेशा मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होने वाला। लोग सोचते हैं मोबाइल में इतना कुछ है, कितना तो सीखेंगे, लेकिन वो आइडल रह करके सीखना बहुत ही रेयर है कि आप कुछ ऐसा सीख सके जितना कि आप एक्टिव होकर के सीख सकते हैं। तो लोगों से इंटरेक्ट करें। फिलहाल घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें। क्यों? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग तो अपने फोन में बिजी रहते हैं। क्लासेस हैं तो फोन पे हो रही हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि भैया फोन ले लिया अपना और जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें चले गए, या जो लोग यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब में अपना लग गए, बिजी हो गए। तो ठीक है, बिजी होइए, लेकिन अपने शुरुआत फैमिली से कीजिए। फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए और उसमें वही है कि आप थोड़ा बहुत उन्हें 10-15 मिनट दीजिए, फैमिली को कुछ हेल्प कीजिए और इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा। और आप भी अपनी फैमिली को ज्यादा क्लोज होंगे, उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, वो चीजें जो आपने आज तक उनके बारे में डिस्कवर ही नहीं की। मेक एवरी डे काउंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजाइज करना ये आपको एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। जब आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे तभी आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह से सामने निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, आप सबको पता है, टाइम इज मनी। आप इस टाइम को अगर लूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। जैसा आप हमेशा कहते हैं, बात करते हैं, तो हम भी जब एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमेशा आप लोगों से बोलते हैं कि देख लीजिए कितने दिन है, 1 महीना बचा, मतलब 30 दिन है। 30 दिन है तो कितने दिन हो गए आपके पास, कितने टॉपिक तो कितने घंटे एक टॉपिक को दिए जा सकते हैं, या कितने दिन आप एक टॉपिक को दे सकते हैं। हम इस तरह से हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजीज बना करके चलिए अपनी पढ़ाई के लिए। वो तो सिर्फ एग्जाम देना है उसके लिए, लेकिन अपनी लाइफ में कोई भी काम आप जब करते हैं तो हर दिन, दिन का हर घंटा, घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। टाइम को इंपॉर्टेंस देंगे तो टाइम कल को आपको इंपॉर्टेंस देगा और आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएगा कि लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। बट अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो ये आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। प्लान योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। बिगिन योर डेज राइट। शुरुआत ही दिन की सबसे अच्छी करें। जैसे कि शुरुआत में सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल सुने या देखें, है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ तुरंत आंख खुली और मोबाइल पे देखा कि एफबी पे क्या हुआ या इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, या देखें चलो अब यूट्यूब खोल के देख लें या गूगल की जय हो करें। कुछ नहीं, आप 5 मिनट कुछ भी इंस्पिरेशनल करें। इंस्पिरेशनल का मतलब सीधे ये नहीं कि आप लोगों के लेक्चर और भाषण सुनना शुरू कर दें, कोई कोट्स पढ़ना शुरू कर दें। आप अच्छी एक कोट्स की बुक रख सकते हैं जो कि इंस्पिरेशनल कोट्स हैं, या मोबाइल में ही इंस्पिरेशनल कोट्स को ढूंढिए। 1-2 अच्छे कोट्स अपने पास अपनी अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख करके आप लगा सकते हैं अपने बेड के सामने, की जब आप सो के उठे तो सामने वॉल पे उस कोट को आप स्टिक कर लें और जो है आप उनका यूज कर लें
तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मोटिवेशन से ही हम काम करते हैं, और मोटिवेट हम जितना ज्यादा होंगे उतना एनर्जेटिक फील करेंगे। चॉक आउट व्हाट यू आर डूइंग टू डू दैट डे। आप अपने कॉपी में, अपने पास, अपने नोट पैड में कहीं भी एक पेज पर लिखिए कि आज पूरे दिन में आपका क्या प्लान है, आपको क्या करना है। अगर आपको पढ़ना है तो आपने कहा भाई 8 से 9, मुझे 9 से 10 क्लास करनी है, ठीक है, 9 बजे तक मुझे क्लास के लिए रेडी होना है, मतलब उस समय तक मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेना है, मुझे फ्रेश भी हो जाना है, मैं एकदम नहा धो करके अपना ब्रेकफास्ट करूं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम क्लास करेंगे। क्लास के बाद मान लीजिए 2 घंटे का आपने कहा भाई यूट्यूब पे देंगे, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपने कहा कि भाई चलो 2 घंटे यूट्यूब पे देंगे। तो पूरे दिन की प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग आपको किस तरह से हेल्प करेगी कि आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या करें। आपने देखा कि इतना टाइम हुआ है, अब व्हाट आई एम सपोज टू डू, ये करना है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ये काम करना है। तो हर चीज का अपना एक टाइम फिक्स करिए, क्योंकि जब आप आगे की जिंदगी में, जब आप अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे होंगे, अपने सपने को साकार करने की बात कर रहे होंगे, तो उस समय पर आज की ये प्लानिंग आपकी काम आएगी, क्योंकि तब तक ये आपकी हैबिट बन चुकी होगी। और प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज हमेशा लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं। तो जैसी एक्टिविटीज आपको पूरे दिन की करनी है, उन एक्टिविटीज का पूरा प्लान चार्ट आउट करिए। चाहे आपके पास अगर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हो तो उस पर लिखिए, नहीं तो एक पेपर पे अपने पूरे दिन की प्लानिंग करिए। या जरूरी नहीं कि वो सुबह ही करिए, वो आप पिछली रात को भी कर सकते हैं कि कल दिन भर में क्या करना है, इतना इतना काम इतने बजे से इतने बजे तक हो जाना है, बिजली का बिल जमा करना है, ये काम करना है, इस समय पर मुझे ये ऑनलाइन पेमेंट करना है, इस समय पर मुझे ये बात करनी है। जो कुछ भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, उन सबको आप पेपर में नोट करिए और अकॉर्डिंगली आप फॉलो करिए। कुछ दिन अगर आपने ये आदत बना दी तो उसके बाद ये हैबिट पड़ जाएगी, आपको काम करनी ही, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने की आदत पड़ जाएगी। तो कल को जब आप लीडर बनते हैं, जब आप प्रोफेशनल हैं और आप लीडर हैं, किसी कलीग्स की टीम को आप लीड कर रहे हैं, या कहीं पर भी आप हैं, तो लोगों को सही ढंग से काम कराने की स्ट्रैटेजीज आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी कि कैसे कराना है। वो स्ट्रैटेजीज आपके अंदर खुद से खुद इनबिल्ट हो गई हैं, वो पड़ गई हैं, और ऐसे ही लोगों को आप काम कराने के लिए फॉलो कर सकते हैं। चैलेंज योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। चैलेंजिंग बहुत जरूरी है, और वो भी सेल्फ। हम इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा चैलेंज करेगा तब दिखाएंगे, कोई आके बोले तो हमसे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, फिर देखो कैसे बैंड बजाते हैं उसकी हम। लेकिन दूसरों के चैलेंज करने के लिए आप वेट मत करें कि दूसरे आपको चैलेंज करें, आप खुद को एक चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद को कोई चैलेंज देते हैं तो उस चैलेंज को बीट करने का जज्बा ही कुछ अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, हारने में शर्म का डर नहीं होता, कि क्योंकि खुद से हम अगर हार भी रहे तो कम से कम शर्म नहीं आएगी, और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जारी रहेगी कि एक बार हारे तो क्या हुआ, आगे तो फिर नया कुछ, अब फिर इस चीज को करने की कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे खुद को कि देखो हम ये कर सकते हैं। कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ क्रिएटिव बने। जरूरी नहीं है कि हर समय बुक्स के साथ एक बुक वॉर्म की तरह आप पढ़े रहें तो वही एक अच्छी पर्सनालिटी है, या हर समय पढ़ना ही आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोई भी एक स्किल हो सकती है। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ ये गिफ्ट रैपिंग अच्छी करते हैं। तो हर एक के अंदर ऐसी कोई स्किल होती है जिसको कि आपको खुद पहचानना है कि आप में कौन सी स्किल है। और उसे, कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा है, कंटेंट राइटिंग करते हैं। तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कीजिए, असेसमेंट कीजिए, और उसके हिसाब से देखिए कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी के लिए भी समय दीजिए। डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। जिस चीज को करने में आपको पैशन है, मतलब आपकी लगन, आपको लगाव बहुत है, वो करने के लिए जरूर कोशिश करें। रिस्क लेने से मत डरें और फेलियर होने से मत डरें। क्यों? क्योंकि फेलियर हमारी लाइफ का एंड नहीं होता है। फेलियर हमें सिखाता है कुछ, और उसको सिखा करके हम रिस्क लेने की पावर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कभी अगर लाइफ में कोई फेलियर मिलता भी है तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि बस ये तो अब खत्म सब कुछ, अब इसके बाद इसके बारे में दोबारा कोशिश करनी नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो केएफसी के ओनर है, फाउंडर है, 60+ एज के बाद उन्होंने केएफसी को स्टैब्लिश कर पाया था, और जिसके पहले उन्हें 50 से भी ज्यादा फेलियर्स, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, बहुत चीजें करने की कोशिश की, लेकिन वो हार, मतलब उनको जो है हर चीज में फेलियर मिलता गया। पर बंदे ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने कहा करके तो दिखाना है जो भी कुछ करना है। तो उस जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते गए।
तो ये जज्बा एक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक एज के लिए हम वेट करें कि हम भी जब 60+ होंगे तो कुछ करेंगे, मगर अगर कभी भी लाइफ में हमें निराशा मिलती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे एक नई मेहनत के साथ, नए चैलेंज के साथ आगे बढ़ें। हमेशा ध्यान रखिए कि टुडे इज लाइफ द ओनली लाइफ यू आर श्योर ऑफ। सबको पता है, वैसे भी पता है, और आज का तो समय ऐसा है कि भैया जो आज जी रहे हैं वो आज, कल का तो ईश्वर के भरोसे है। हो सकता है कल सो के उठे तो मतलब कल सो के उठ ही ना पाए, और हो सकता है कि आज है तो रात में पता नहीं क्या हो, तो कुछ नहीं पता। फिलहाल प्रेजेंट में जिए और अपने प्रेजेंट को 100% जीने की कोशिश करें। और उस समय ये सोचें कि ये लाइफ का जो मोमेंट है इसमें जितना आप सीख सकते हैं उतना आप सीखें, और पूरे इंटरेस्ट के साथ सीखें। मतलब एक बोझ समझ के नहीं कि अरे आज मैम ने कहा था चलो कुछ सीख ही लेते हैं आज, तो ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो ये सोच रहा है, जबरदस्ती काम कर रहा है, वो कभी भी अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये विलिंगनेस आपके अंदर से होनी चाहिए कि हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, और उसके लिए अपने दिन के हर समय को सीखने में लगा दें, और हमेशा पूरी तरह से 100% अपना देने की कोशिश करें। तभी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफाइन योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, हमको हमसे बढ़कर के कोई नहीं जानता। कई बार हम दूसरों का वेट करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि अच्छा बताओ हम में क्या अच्छी चीज है, हम उसी में काम करना शुरू करें। और दूसरों को परमिशन देते हैं कि वो हमें असेस करें, और वो ये असेसमेंट करके बताएं कि हम में क्या चीज एक्सेलेंट है, किस चीज में हम खूब हैं, बढ़िया है। लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप दूसरों को असेसमेंट का ये राइट दें। देखिए, दूसरा जब आपको असेस करेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, है ना। पर हम खुद को जब असेस करेंगे तो हमारा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और हमारी पर्सनैलिटी को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो डिफाइन व्हाट यू वांट टू एक्सेल इन। पहली चीज तो आप ये निश्चित करें, तय करें कि आपको क्या करना है, और उसी से रेलेवेंट स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें, जिसके के लिए अपना समय रोज प्रतिदिन, दिन पर दिन बढ़ाते रहें, एनर्जी बढ़ाएं, और रिसोर्सेस को बढ़ाते रहें, ताकि आपको वो रिजल्ट मिले जो आप लेना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ अच्छा ब्यूरोक्रेट, आईएएस, पीसीएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए, उसको सीखने के लिए दिन पर दिन अपना समय बढ़ाएं, एनर्जी और बढ़ाएं, और रिसोर्सेज को बढ़ाएं कि अच्छा ठीक है, इसके लिए ये चाहिए, ये नॉलेज भी रखनी है, चलो कल से ये भी शुरू करेंगे, ये करना है तो ये भी शुरू करेंगे। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको अपने सब लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलने वाली है, उन रिसोर्सेज को दिन पर दिन बढ़ाएं, और उसके लिए अपना समय और एनर्जी ज्यादा लगाने की कोशिश करें। से यू वांट टू बी अ वीजे, वीडियो जॉकी आप बनना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स आप लें। अब वो कहाँ से लें? जो भी सक्सेसफुल वीजेस हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं इस फील्ड में, उनसे आप टिप्स ले सकते हैं। अब वो पर्सनली तो आपको टिप देने आएंगे नहीं, तो आप उनके इंटरव्यूज हैं वो देखें, और जो वो बता रहे हैं उसके हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। क्योंकि एक वीजे हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। वीजो या आरजो, एक बहुत ही मतलब फास्ट शातिर दिमाग वीजे होता है, बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि एकदम ऐसा होना चाहिए कि बोलते समय मतलब बहुत स्किल्ड, उसकी बोलने में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट बात करे और एकदम इंस्टेंट रिप्लाई। तो ऐसे लोगों को ही एक अच्छा वीजे माना जाता है। तो पर्सनैलिटी कुछ ऐसी अपनी ग्रूव करने की कोशिश करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, और एज अ वीजे या आरजे जब भी आप उस फील्ड में जाएं तो आप लोगों को, पब्लिक को इम्प्रेस कर सकें। ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। हम वीजे मतलब वीडियो जॉकी, ये जो टीवी में आते हैं, जैसे MTV है, या जो भी इस तरीके के जो म्यूजिक शोज होते हैं, इस तरह के जो चैनल्स होते हैं, उसमें लोग प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका आयुष्मान खुराना भी तो पहले वीजे ही था, अपार शक्ति खुराना भी वीजे था। वो जो महेश्वरी भी है वो, हाँ, वो भी वीजे ही समझ लीजिए आप। वो यूट्यूबर है, वो अपने वीडियोस बनाता है और इंस्पिरेशनल वीडियोस देता है, संदीप माहेश्वरी। तो वीडियो जॉकी का मतलब ऐसे, हालांकि संदीप माहेश्वरी वीजे हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए वो कभी भी काउंटर नहीं करता है, मतलब वो पब्लिक के सामने सिर्फ बोल रहे हैं, तो वो स्पीकर्स हैं, वो वीजे नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर में ये होता है कि वो बोलते हैं और लोग सुनते हैं।
है ना। लेकिन वीजेस वो होते हैं जो पब्लिक के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे रेडियो जॉकी है। अब वो क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें पब्लिक के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसी वीजे हैं वो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उस समय पब्लिक जो भी बोल रही है, जो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन का क्विक रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई, तो वो वीजे का काम होता है। लेकिन इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को ऐसा नहीं करना होता है। वो बोलते हैं, लोग सुनते हैं, आप उनके वीडियो 10 बार देखते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, मतलब लोगों का अपना अपना आउटलुक है, तो वो लोग उनसे मोटिवेट होते हैं और आगे उनकी चीजों को फॉलो करते हैं। तो वीजे एक वो स्पीकर होता है जो लोगों से को सुन, मतलब लोगों को भी सुन रहा है, उनको जवाब भी देता है, और प्रोग्राम्स या चीजों को वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो होस्ट करता है। ऑप्टिमिस्टिक होने का मतलब होता है आपको हमेशा आशावान बना रहना चाहिए। निराशावादी चीजों को अपने पास से बिल्कुल भगा दीजिए, हटा दीजिए, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपके पास ऐसे लोग हो जो नेगेटिविटी बिखेर रहे हो। मान लीजिए कुछ, एक कोई एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, सामने वाला बोल रहा है लो तुम्हारा तो एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करोगे तुम जिंदगी में। ऐसे बंदे को तो बिल्कुल सुनिए ही मत, ध्यान ही मत दीजिए। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि अगर इस बार नहीं क्लियर हुआ तो क्या हुआ, अगले मौके में मैं दिखा दूंगा या मैं दिखा दूंगी दुनिया को कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको बिल्कुल अभी इसी रीसेंट एग्जाम का ही एग्जाम्पल दूंगी, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया। अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ बच्चों का वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उन्हीं में मेरी एक स्टूडेंट और थी, जो कि मतलब वो हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनको बहुत कुछ करने की इच्छा थी, मतलब बहुत कुछ वो करना चाहती है, उनका एक छोटा सा बेटा भी है। तो वो यहाँ आलमबाग ब्रांच की मेरी स्टूडेंट थी, और जब मैं यहाँ पढ़ा रही थी उस समय पर, तो वो ओ लेवल कर रही थी। पहले उन्होंने मेरी ही ब्रांच से ट्रिपल सी किया, फिर उन्हें पढ़ने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया, वो सिंपल ग्रेजुएट थी, कि मुझे ओ लेवल करना चाहिए और मैं यहाँ पढ़ूंगी तो सीख जाऊंगी। तो उन्होंने ओ लेवल में एडमिशन ले लिया। पहले ही अटेम्प्ट में मॉड्यूल 1, R4 सिलेबस था उनका, मॉड्यूल 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, प्रैक्टिकल निकाल लिया, सब पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया। सिर्फ मॉड्यूल 3 का पेपर सी लैंग्वेज का उनके पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। दूसरे बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, तबियत खराब हो गई, तो उन्होंने फिर नहीं, मतलब एग्जाम तो दिया लेकिन बिना प्रिपरेशन के दिया। उसके बीच में फिर उसके बाद जो है उनको उस एग्जाम के अटेम्प्ट के लिए एक टेरर बैठ गया मन में कि नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि जब जब उनकी हमसे बात हुई तो हमने हमेशा उनसे ये कहा कि ऐसा नहीं है, आप करके देखिए, हो जाएगा, लेकिन उनको डर था। तो इस बार क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ, मतलब ये जो अटेम्प्ट इस बार हुआ है ये उनका लास्ट अटेम्प्ट था, 5 साल पूरे हो रहे थे, और ये लास्ट, अब पूरे तो पिछले ही साल हो रहे थे, लेकिन पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट उन्हें मिल गया। तो इससे पहले उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि मैम बताइए मैं क्या करूं, फॉर्म वॉर्म भर दूं। इनफैक्ट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, तो क्योंकि मेरा उनसे पर्सनल भी काफी अच्छा कनेक्ट है, तो हमने उनको फोन किया कि आप फॉर्म क्यों नहीं भर रही हैं। तो बोली अरे मैम छोड़ दीजिए, वो तो सपना ही रह जाएगा ओ लेवल का, अब तुम कर नहीं पाएंगे सी के चक्कर में। तो हमने उनको बोला कि ऐसा नहीं है, आप एक बार फिर से ट्राई करिए और आप कर सकती हैं, मुझे पता है, बस थोड़ा सा आप हिम्मत रखिए। तो उनको 2-3 बार ऐसे बकअप किया, उनको मोटिवेट करा, और उनका फॉर्म भी भरवा दिया। उनका फॉर्म भर दीजिए आप, हम यहाँ से सर से बोल के अप्रूव करा देंगे, आप फॉर्म भर दीजिए अपने आप से। फॉर्म वॉर्म भर दिया। एग्जाम के पहले भी मैम कैसे होगा, तो उनको भी लिंक दिए कि आप वीडियो देखिए सी लैंग्वेज के जो भी हैं, और जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। तो कभी कभी पूछती थी प्रॉब्लम्स। फिर एग्जाम देकर के आई, तो बोली मैम एग्जाम अभी तो मैं नहीं बता सकती कि ठीक हुआ नहीं कि ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम तो मेरे पहले भी ठीक हुए थे, कभी खराब एग्जाम तो मेरा हुआ ही नहीं कि मुझे लगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो एक बात और बोली वो तब, बोली मैंने मैम एग्जाम तो दे दिया है, लेकिन तो हमने उनसे कहा कि कब मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने कहा मैम मैं अपनी शक्ल तभी दिखाऊंगी जब मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगी, नहीं तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तो हमने कहा अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, ये तो एग्जाम से हमारा आपके मिलने पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बोली नहीं मैम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे बैच में सब लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था, सिर्फ मैं रह गई। तो हमने कहा भाई आपके पास खैर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी और हो गई कुछ केयरलेसनेस। तो खैर ये सब बातें हुई, और अब की बार जो उन्होंने एग्जाम दिया और उनका सी लैंग्वेज का पेपर क्लियर हो गया, और उन्होंने सी लैंग्वेज का पेपर बी ग्रेड से क्लियर किया है। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो भी, और कल ही उनसे बात हो रही थी, और वो कल आने की ही बात हो रही थी कि अब वो आएंगे, तो वो कह रही थी कि देखिए मैम मैंने कहा था चलिए आपकी सपोर्ट से, और मतलब ये जो है तुमने कहा सपोर्ट कुछ नहीं, आपने अपनी हिम्मत जारी रखी, और आपने ये सोच रखा था कि मुझे करना है, तो बीच में आप डगमगा रही थी तो हमने पीछे से धक्का दे दिया आपको कि हाँ नहीं नहीं बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। तो वो एक अलग चीज थी। तो ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक बार निराश हो जाते हैं ना, तो फिर हम आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं, और फिर तो कोई भी हमें नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि हम बढ़ेंगे तभी जब हम बढ़ना चाहेंगे, और हमने अगर ठान लिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें बढ़ा नहीं सकती। लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हमें बढ़ना ही है,
तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसके न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, आप सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ अगर स्टेशन का वाईफाई यूज करके कोई लड़का कुलीगिरी करके पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, तो उससे ज्यादा हार्डशिप तो आप लोग नहीं फेस कर रहे हैं, कोई भी नहीं, है ना। तो जब इस तरीके की चीजें करके भी लोग अच्छे अपने अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छी मेहनत के साथ और लगन के साथ जुटे रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि उनके मन में ये आशा होती है इस बात की कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जीना है, मुझे इसमें कुछ आगे बढ़ना है। और उस आशा के मतलब वो आशावान रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और काम करते हैं। तो आपके लिए भी ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। कभी कभी फेलियर्स जो है सेटबैक्स की तरह से हमारी लाइफ में आ जाते हैं, मगर बस आपको यही समझना है कि ये फेलियर हमें मिला तो क्यों मिला, वो सीखिए, उस अपनी गलती से सीखिए कि आपने क्या गलती की, ताकि आगे उस गलती को आप ना दोहराएं। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक अगर आप रहेंगे तो हमेशा एक नई एनर्जी के साथ रहेंगे आगे। और अगर आप ये सोच लें कि हाँ ये खत्म हो गया, अब तो बस इसके बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना, या कोई भी एक चीज है हमने ट्राई की थी नहीं हुआ, तो उसके बारे में अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि दोबारा ट्राई नहीं करना, तो समझ लीजिए कि आपने हार मान ली है और आप एक हारे व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑब्वियसली आप में से नहीं चाहेगा ऐसा। तो चैलेंजेस को फेस करना सीखिए और एक पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए, और जो अपॉर्चुनिटीज आपको अपने रास्ते में मिले उनको ढूंढिए और ढूंढ करके उन्हें ग्रैब करिए, ना कि उन अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कीजिए। अपने को इवेलुएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग मतलब ये इवेल्युएशन कैसे करना है। सम पीपल आर एक्सट्रीमली पॉपुलर एट वर्क, कुछ लोग जो होते हैं ना काम की जगह पर बहुत फेमस होते हैं। यू मे वंडर व्हाट देयर मैजिक फॉर्मूला इज फॉर बीइंग कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएटेड बाय देयर सुपीरियर्स। तो कई बार हम सोचते हैं यार ये क्या बात है, मतलब इसको ही हमेशा क्यों तारीफ मिलती है, हमारे बॉस भी हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, कलीग्स भी हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, सब इससे इंप्रेस रहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है इसके पास। तो कोई जादू नहीं होता है, किसी चीज का कोई ऐसा जादू नहीं है कि हम कोई जादू कर दें किसी के ऊपर और लोग हमारे जादू में आ जाए। वो मैजिक सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी का होता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा डेवलप करने में लगे हुए हैं और उन टिप्स को फॉलो करते हैं, उन पर फोकस करते हैं हमेशा, जिससे हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, डेवलप हो, ताकि लोग हमसे इंप्रेस हो। और उसके लिए हम करते क्या है, लोगों से फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि बहुत सारे लोगों का इसमें सोचना ये होता है कि हम क्यों लोगों से फीडबैक मांगे, फीडबैक मांगेंगे लोगों ने, दो लोगों ने अगर नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, अच्छी बात है। अगर नेगेटिव दिया तो आपको अपनी कमी पता चलेगी कि आपकी कमी क्या है। लोग यूं ही तो फीडबैक नहीं दे रहे। ऑब्वियसली आप सड़क पे खड़े हुए इंसान से तो फीडबैक नहीं लेंगे ना, आप भी फीडबैक उसी से मांगेंगे जिसके साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस या आपका कुछ टाइम गुजरा हो। तो जब आप उनसे फीडबैक मांग रहे होंगे वो एक जेन्युइन पर्सन होगा। और वो अगर बोलता है कि आपके अंदर ये कमी है, जैसे कुछ लोग, मान लीजिए हम कोई भी हो, सपोज हमको ही बोल रहे हैं कोई कि आपके अंदर ये कमी है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा भला चाहता ही नहीं है इसलिए हमारी कमी बता रहा है। नहीं, अगर वो हमें हमारी कोई कमी बता रहे हैं, हमारा फ्लॉ बता रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। और अगर ऐसा है तो उस कमी को दूर करने का हमें मौका मिला, और हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उसने हमें ये कमी बताई ताकि हम उस कमी को दूर कर सके। क्योंकि हमें तो अपने अंदर कोई कमी लगी नहीं रही थी, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान अपने आप को समझ रहे थे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि दूसरों से आप फीडबैक लें और देखें कि लोग आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी कमियों को दूर करें। सेल्फ इवैल्यूएशन एट रेगुलर इंटरवल हेल्प्स इंप्रूव वंस पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम आपको सेल्फ इवैल्यूएशन जरूरी है, जिसमें आप हमेशा ये देखें कि आपकी स्किल और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे हैं। जैसे सबसे पहले आपको यही, इज योर पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव, आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है कि आप जब पब्लिक में खड़े होते हैं तो क्या आपकी पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव है। और वो कैसे पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव है या नहीं, वो ऐसे पता चलेगा कि लोग आपको सुन भी रहे हैं। जैसे अगर हम ही क्लास ले रहे हैं और हमें ये चेक करना है कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव है या नहीं, तो हम अपनी नजरों से सबको देखते रहते हैं और देखते हैं कि लोग अटेंटिव हैं। अगर उसमें से लोग नींद में आ गए हैं, झपकी ले रहे हैं, या इधर उधर ताक रहे हैं, या ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ, तो इसका मतलब हम कुछ इंप्रेसिव नहीं बोल रहे हैं, नहीं हम इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली नहीं है। तो उन सब चीजों से असेस करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है,
हाई है कि नहीं है, हमारा बिहेवियर और कोऑपरेशन लोगों के साथ कैसा है, क्या हम प्लेजेंटली बिहेव करते हैं, हम कोऑपरेटिव हैं या नहीं है, इन सब चीजों से हम चेक करते हैं। और अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए, और ऑब्जर्वेशन में जो अपनी क्वालिटीज हैं एक तरफ एक पेज पर उनको लिखिए पहचान करके, और जो आपकी कमियां हैं एक पेज पर उनको लिखिए कि हमारी कमियां क्या हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उसी पेज पे लिखिए, और जो आपकी अच्छाइयां हैं उनको और ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में भी पॉइंट्स लिखिए। तो ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन होता है, और आप सेल्फ असेसमेंट करके अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेटवर्क, one of the best tips for personality development is to network. Networking has been made much easier by interactive and intelligent social media. So go ahead, create a network of dependable people who trust you, inspire you, lead you. ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो जिनसे आप या तो प्रभावित हो, जो आपसे प्रभावित हो सकते हैं, या जो लोग आपके आसपास एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उनका नेटवर्क बनाएं। और आज की डेट में उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जाने अनजाने लोगों का ऐसी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं कि जो लोग शायद हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते, या हमें पता ही नहीं कि वो लोग कितने जरूरी है हमारे लिए, फिर भी हम उनका एक पूरा मॉब इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसा मॉब इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। नेटवर्क अगर आपका ऐसे लोगों का होगा जो आपको जानते हैं, आपके लिए वेल विशर हैं, तो आपके लिए वो अच्छे रहेंगे। जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, और जो आपको इंस्पायर करते हैं वो लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, ताकि आप उनसे अच्छी अच्छी चीजें सीख सकें, और जो आपको लीड करते हैं उनकी भी अच्छी चीजों को सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मीटिंग न्यू पीपल इज हेल्पफुल इन मेनी वेज। लोगों से, नए लोगों से मिलने का आपको जो है मौका मिले तो जरूर मिले, ऐसा मौका जरूर आप ग्रैब करें, उसको मत छोड़ें। इससे जो है आपके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपका इम्प्रूवमेंट होता है। नए लोगों से मिलने से नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और उनकी अच्छी जो भी क्वालिटीज हैं उनकी डायनेमिक पर्सनैलिटी से आप ले सकते हैं, और डिफरेंट मतलब इंटरेक्शन करके आप उनसे डिफरेंट चीजों को सीख सकते हैं। शायद आप उनसे वहां की उस रीजन की भाषा सीख सकते हैं, शायद आप उस रीजन की कोई दो चार अच्छी बातें सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और सपोज आपको चांस मिला कि आप साउथ इंडिया के किसी व्यक्ति से मिलने का, तो आप उनसे भाई आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि आपकी स्टेट में क्या चीजें अच्छी हैं, आप उनकी स्टेट में क्या चीजें अच्छी हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां के लिए, वहां वो किस चीज के लिए फेमस है, वहां के लोगों की क्या क्वालिटी है। तो इससे क्या है, आपके नॉलेज का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा, और दायरा बढ़ेगा तो आपका जो है नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट करेगी। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। इंटरेक्ट करने का मौका मिले तो आप जरूर करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाएं। कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपको पता चला सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो इंटरेस्टेड है ही नहीं बातचीत करने में, लेकिन आप जबरदस्ती, अच्छा तो भैया आप यहाँ से हैं, अच्छा तो बताइए जरा, ऐसे जबरदस्ती अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद इस चीज का रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा और वो कंप्लीटली आपको अवॉइड करेंगे। तो जहां मौका मिले उस मौके को जरूर आप यूज करें, पर ये हर काम जबरदस्ती से नहीं करना है। बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ना चाहिए, जो कि हम लोगों में बहुत कम लोगों की ये हैबिट होती है। रीडिंग शायद हम लोग मतलब एक ऐसा चीज मानते हैं कि अपने कोर्स की बुक्स पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, बहुत एहसान कर दिया बुक्स पर, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट में रहते हैं तो बुक रीडिंग आपके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करता है। बुक रीडिंग कैसी बुक्स, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, जैसे कि वो लिटरेचर कैसा होगा आप मतलब ये तो खुद जज कर सकते हैं या लोगों से पूछ सकते हैं। हैव यू रेड द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो? एक राइटर है पाउलो नाम के, पाउलो कोएल्हो उनका नाम है, और उनकी एक बुक है द एल्केमिस्ट, मेरे पास है भी। मतलब अभी फिलहाल तो ये सवाल है कि क्या आपने ये बुक पढ़ी है। ये एक ऐसी बुक है जिसको क्लासिकल पर्सनल डेवलपमेंट नॉवल के तौर पे देखा जाता है, और ये ऐसी बुक है जिसमें कि आपको एक बहुत अच्छी एक जर्नी मिलेगी, एक शेफर्ड की, एक जो ये मतलब शेफर्ड होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, इनकी एक जर्नी की पूरी स्टोरी है कि उसने कैसे खुद को डिस्कवर किया और अपने उस सपने को कैसे पूरा किया जिसको कि वो जिस सपने को वो देख रहा था। इसके बारे में ये पूरी एक जर्नी है, एक बहुत अच्छी बुक है द एल्केमिस्ट। आप कभी भी चाहे ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, जहां तक है अमेजोन पे मिल जाएगी। किसी को भी शौक हो तो आप पढ़िए। वैसे जरूरी नहीं है कि आप द एल्केमिस्ट ही पढ़ें, सिंपल छोटे छोटे नॉवेल्स आप ले सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे पावर ऑफ नाउ
ये एकार्ट टॉल की लिखी हुई है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवे, इंस्पायरिंग थॉट्स बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। इस तरीके की अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो इनसे जो है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप्स भी मिलती हैं और आपको इन बुक से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। आप शुरुआत कर सकते हैं बुक रीडिंग की छोटे छोटे पतले पतले नॉवेल्स पढ़ने से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉवेल्स की थिकनेस देख करके हमें डर लग जाता है कि इतनी मोटी बुक कौन पढ़े। और या कुछ लोग चेतन भगत या ऐसे ही कुछ 2-3 रविंदर सिंह जैसे राइटर्स को पढ़ के सोचते हैं कि हाँ भाई हम तो बहुत रीडर बन गए, तो ऐसा नहीं। रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जिनसे कि आपको लेसन्स मिले। खासतौर से अगर बात पीडी की हो रही है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो रही है, तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऐसी बुक्स ही ढूंढनी है जो आपकी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करें। स्टोरी बुक पढ़ना एक अलग चीज है, वो तो एक टाइम पास है कि आप बोर हो रहे थे आपने स्टोरी बुक पढ़ ली, लेकिन एक ऐसी बुक पढ़ना जिसको पढ़ करके आप पर्सनालिटी को ग्रूव करें, वो एक अलग चीज है। इंग्लिश बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा और मिलता है कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। क्योंकि ठीक है भले ही आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, सब कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, तो शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन है कि एक डिक्शनरी रखिए, आपके पास मोबाइल है, आजकल सबके पास स्मार्ट मोबाइल होते हैं, फोन से बुक पढ़ रहे हैं, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, उस वर्ड का मीनिंग तुरंत ढूंढिए और जहां बुक पढ़ रहे हैं वहीं पे पेंसिल से उसका मीनिंग अंडरलाइन करके लिख दीजिए। दोबारा वो बुक आप पढ़ते हैं तो आपको वो मीनिंग ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तीसरी बार वो शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा। माने कहने का मतलब ये नहीं कि आपको बुक के रट्टे मारने हैं, आप 10 बार एक बुक पढ़ रहे हैं, मगर जब कभी भी टाइम मिलेगा अगर आप बुक को रिवाइज कर रहे हैं, माने पढ़ रहे हैं, दूसरी बार आपको इंटरेस्ट आया, आपने कहा चलो बहुत दिन हो गए वो बुक पढ़े हुए, दोबारा वो बुक पढ़ते हैं, तो आपको देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं कि आपको दोबारा उनका मीनिंग देखना ही नहीं पड़ रहा है और आपको नए नए शब्द पता चलेंगे कि कौन से शब्दों का क्या मीनिंग है। माने वो मीनिंग वाले पहले वर्ड्स तो आते थे पर कुछ नया शब्द आपको मिलेगा जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और एनहांस होगी, और जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन में तो आपको रहना ही, और कम्युनिकेशन अगर करना है तो वो इंप्रेसिव कन्विंसिंग होना चाहिए, जिसके के लिए आपको अच्छे अच्छे शब्द पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रुप में यदि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी के साथ है तो उसके सामने आप अपने को हमेशा हीन महसूस करेंगे, कम महसूस करेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने को कम महसूस करें। तो इन चीजों से ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। मैं मतलब मेरी बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं और उन्होंने कभी भी इंग्लिश स्कूल की शक्ल नहीं देखी। वो बचपन से पब्लिक स्कूल में पढ़ी, उसके बाद उन्होंने हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से अपना 12th किया, फिर सिंपल एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया। तब तक उनकी लाइफ का कोई टारगेट ही नहीं था, मतलब कर रही थी क्योंकि कुछ करने को नहीं था तो ये कर रही थी। 12th में उन्होंने अकाउंट्स लिया था तो बीकॉम कर लिया, फिर एमकॉम कर लिया। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही लोग कोई उन्हें मिले और यूं ही बात हो रही थी लाइफ और करियर की, तो कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिला जिसने उनसे ये कहा कि भाई तुम जो कर रही हो ये एमकॉम वगैरह तुमने कर लिया है, ठीक है एकेडमिक्स के लिए, लेकिन तुमको देख के तो लगता है कि तुम्हें एक क्रिएटिव पर्सनालिटी होना चाहिए, मतलब तुम्हारा प्रोफेशन तुम कुछ ऐसा और वो उस समय स्कूल में टीचिंग कर रही थी, एमकॉम भी कर रही थी साथ में स्कूल में टीचिंग भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा तुम टीचर जैसी नहीं लगती हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि तुम्हें किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहिए। अब उन्होंने तुरंत पूछा कि क्रिएटिव फील्ड में किससे जुड़ूं, तो उन्होंने बोल दिया कि वो जैसे कि तुम फैशन डिजाइनिंग कर सकती हो। अब फैशन डिजाइनिंग की बात आई तो दिमाग में उनको ये आइडिया उनका क्लिक कर गया, मतलब कि ठीक है मुझे फैशन डिजाइनर बनना चाहिए। अब वो बहुत ही छोटे से शहर की हैं और उस शहर में फैशन डिजाइनर तो छोड़ो, ब्रांडेड डिजाइन नहीं मिलते, इतने छोटे से टाउन में है, लोग बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम ही नहीं जानते। ऐसे शहर में वो कैसे फैशन डिजाइनिंग करती, दिल्ली वगैरह में रहती होती तो चलो ठीक था। तो फिर उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी, तो बड़ी मुश्किलों के बाद उनके फादर ने कहा ठीक है अच्छा चलो तुम फैशन डिजाइनिंग करो, और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की। उन्होंने बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोर्स किया और वहां पर भी उन्होंने टॉप किया और तुरंत उनका प्लेसमेंट हुआ, जहां वो एक एमएनसी में उनका प्लेसमेंट हुआ। जर्मनी की वो कंपनी थी जिसके कि 3 जगह ऑफिस थे, डेनमार्क में था, एक जर्मनी में था और एक नॉर्वे में था, 3 जगह पर, और एक उनका इंडिया में ऑफिस था गुड़गांव में। तो उन्होंने वहां पे जो सिलेक्शन हुआ तो टोटल 27 लोग सिलेक्ट किए गए थे, फाइनलाइज थे, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना था और वो लेडी वहां पर सिलेक्ट हुई। और उस जगह 15-15 साल से लोग काम कर रहे थे, लेकिन इस लेडी को पहले 6 महीने में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप
बाहर जाइए, बाहर की कंट्रीज में और बिजनेस करिए, बिजनेस लेके आइए। और उन्होंने वो चीज की, और उन्होंने वहां पर, मतलब ये सोचिए, जो लोग 15-15 साल से वहां काम कर रहे थे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बैठे थे, मगर वो वेट कर रहे थे कि हमारी ओनर आएंगी और हमको ये थाली में रख के ऑफर देंगी। लेकिन इन्होंने लगातार उसके लिए प्रयास किया कि मुझे ये काम मिलना चाहिए, और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को, मतलब जिसने कभी इंग्लिश स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया, इतने छोटे से शहर में कोई कोर्स होते ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश बुक्स को रीड करना शुरू किया, जिससे कि वोकैबुलरी इंप्रूव हुई, शर्म को, झिझक को छोड़ के बोलना शुरू किया। क्योंकि हम में से आधे से ज्यादा लोग तो शर्म के मारे मरे जाते हैं, अरे यार कैसे बोले, अरे बोल देंगे तो कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा। तो उन्होंने इन सब चीजों को किया, वीडियोस देखे कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और उन सब की बदौलत, और आज उस कंपनी में, जिस कंपनी में उन्होंने एक छोटे से एम्प्लॉय के तौर पे डेब्यू किया था, स्टार्ट किया था, आज उस कंपनी में डायरेक्टर है। डायरेक्टर, आप सोचिए एक ऐसी कंपनी जिसके ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी ब्रांचेस हैं, और अब कभी डेनमार्क, कभी नॉर्वे, कभी कोपेनहेगन, कभी कहीं, कभी इंडिया, मतलब वो ऐसे रहती हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी चीजों को लेके हम डरते रहते हैं कि अरे यार हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हम ये सब नहीं आपको सोचना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। और इसके लिए इंस्पिरेशनल चीजों को आप देखें, सुने, तो आपके लिए अच्छा होगा। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सब कुछ होने के बाद भी अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो सब किए धराए पे पानी पड़ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है बॉडी लैंग्वेज। तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे इंप्रूव की जा सकती है, या ये कैसे हमारी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में हमारी हेल्प करता है, इसके बारे में अभी फिलहाल आज ये स्लाइड तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए होता है, बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बॉडी के थ्रू बोली जा रही है, यानी जिसके के लिए आपको जबान, टंग की जरूरत नहीं है, आप बोल रहे हैं अपने एक्शंस से, तो वो चीज आपकी बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। क्योंकि सिर्फ सुना और देखे जाने वाला ही नहीं होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जो कि आपके एक्सप्रेशंस और बॉडी की एक्टिविटीज से, आपके हाथ पैर से भी पता चलते हैं। वो आपके ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो नॉन वर्बल हैं, जिनसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी लोग उनसे आपको एनहांस कर सकते हैं। जैसे क्लास में बैठे हुए बच्चे कितना उस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम आप लोगों को देख रहे हैं, तो हम देख के बता देते हैं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास में, और कितने बच्चे उस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के बताती है, मैम हम सुन रहे हैं, मैम हम इंटरेस्टेड हैं। आप नहीं बोल रहे, लेकिन वो पता चल रहा है। और कुछ का चीख चीख के बताता है, मैम हम तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती घर से भेज दिए गए। तो वो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास तौर से तब जब हम एक प्रोफेशनल हो। क्योंकि तब अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो वो आपको पीछे धकेल सकता है, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है क्या नाम है, अच्छी है, तो वो आपको हमेशा आगे ही लेकर के जाएगा। इसमें आपकी उठने बैठने की जो तरीके हैं, हर चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट रखना ये बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन अगर आप बात करते हुए इधर उधर देख रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस जीरो है। आप बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है आपकी बात करना, लेकिन ना तो आप उस बात करने में इंटरेस्टेड है, ना ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट हैं, जीरो हैं, इसीलिए आप बात करते समय आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आगे और भी बहुत सारी चीजें, पोस्चर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक तो हमारा खैर अब चलता रहेगा अभी फिलहाल। और अभी कल भी जो है आपकी इसी की क्लास होगी, यही M4 की ही क्लास चलेगी अभी कुछ दिन तक। ठीक है, तो कल फिर क्लास का लिंक भेजते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, ये सर बता चुके थे आप लोगों को इतना? यस मैम। अच्छा, तो कुछ नया पता चला आप लोगों को, या जो सर ने बताया था वही घिसा पट्टा पता चला? मैम कुछ नया पता चला। काफी डिफरेंस है। चलिए तो ठीक है, इसी के बारे में आगे बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके जी।